I welcome you all to my YouTube channel. Please subscribe and hit the bell icon. मैं हूं नीरज, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। शुरू करने से पहले गाइस थोड़ी बात कर लेते हैं पिछले वाले चैप्टर की। हम पढ़े थे कि चेंजेस बेसिकली दो तरह का होता था। एक होता था हमारा केमिकल चेंज और एक होता था हमारा फिजिकल चेंज। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज के बारे में, तो फिजिकल चेंज बेसिकली वैसा चेंज है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। वैसा चेंज जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे बॉइलिंग, मेल्टिंग, है ना। तो इस तरह के चेंजेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारे पास फिजिकल चेंज का भी ढेरों एग्जांपल है। एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़े थे फिजिकल चेंज के बारे में, कि फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें कि चेंज होने के बाद सब्सटेंस फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है ना। चेंज होने के बाद सब्सटेंस वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। जैसे वाटर को हम बॉईल करके गैस में कन्वर्ट कर दें, है ना, तो गैस को हम वापस से कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस चेंज हुआ है वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। फर्स्ट, सेकंड, की कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। और थर्ड, जो प्रोडक्ट बनता है वो सिमिलर होता है अपने रिएक्टेंट से, है ना। जो उसका ओरिजिनल स्टेट है उससे ही सिमिलर होता है। अगर हम बात करें इस केमिकल रिएक्शन की, केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। हमारे डेली लाइफ में भी ढेरों एग्जांपल है केमिकल चेंज की। जैसे अगर हम कार्बन को बर्न करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप बात करें किसकी, रेस्पिरेशन की, है ना। तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है गाइस। सिर्फ ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं कहलाता है, सिर्फ सांस लेना या सांस छोड़ना हमारा रेस्पिरेशन नहीं है। खैर, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग यूनिट 6 जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस। पहले अभी बात कर लेते क्या है रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो हम लोग जो फूड लेते हैं, क्या? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड हमारा बर्न होता है और देता क्या है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना। तो रेस्पिरेशन का एक बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें कि हमारा फूड एनर्जी प्रोड्यूस होता है या एनर्जी के रूप में टूटता है ना। तो ये रेस्पिरेशन हमारा एग्जांपल हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। थोड़ी सोचते हैं। तो और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप बात करें किसकी, फोटोसिंथेसिस की, तो वो भी एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। याद करो, इसी जमाने में आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता था, कि हम लोग पढ़े थे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, फूड के रूप में बनाता है C6H12O6 जो कि अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस वाटर भी वो एक्सक्रीट करता है।
तो ये बेसिकली ये जो डेली लाइफ में हमारे पास एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन के, सब का सब एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज गाइस हम लोगों ने बोला वैसा चेंज जिसमें कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम बात करें गाइस केमिकल इक्वेशन की, बात करें अगर केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन की हमने एक ही बार लिख दिया, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखिएगा। केमिकल इक्वेशन की बात करें तो कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction, chemical reaction is known as chemical equation। अब देखो हम दो तरीके से इसको लिख सकते थे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। हमने लिखा था, अभी पहले एग्जांपल देकर के समझा था, कार्बन बर्न्स इन एयर, कार्बन burns in air and give carbon dioxide, carbon dioxide, carbon burns in air and give carbon dioxide। इसको अगर हम वर्ड में लिखे तो लिख सकते हैं क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल रिएक्शन है ना। इसी को हम इस सिंबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस। कार्बन का सिंबल है हमारे पास C, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में डायटोमिक O2 और प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है हमारे पास CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है, या फिर ज्यादा प्रीफर करेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में। बोले क्यों ऐसा करेंगे, एक तो क्या है कि ये वाला जो रिएक्शन है काफी बड़ा हो जाएगा लिखने में भी। दूसरा अगर हम बात करें कि कार्बन का कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर ऑक्सीजन का कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये वर्ड वाले में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। सिंबॉलिक फॉर्म में हमको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर डाई एटॉमिक यानी कि 2 एटम है ऑक्सीजन का मिल करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो क्या बोले कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं गाइस सारा रामायण पढ़ने के बाद कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या? तो बोलते हैं इंटरेक्टिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट, कि दो से ज्यादा सब्सटेंस का रिएक्ट करके एक नए प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन। जैसा कि वही आसान हमारे पास है H2, इसे रिएक्ट करा दे O2 के साथ, हा? तो हमारे पास जो फॉर्म होकर बनेगा वो बनेगा H2O। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल का इंटरेक्ट होकर के डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन।
जनरली केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट। और ये जो बीच का एरो है गाइस, ये बताता है हमारा डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किधर से किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसके बारे में बताता है क्या, एरो, है ना। तो ये है हमारा रिएक्टेंट, केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट किया और फॉर्म किया एक डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या बोले, इंटरेक्टिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, है ना। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन, है ना। अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या बोला था गाइस, कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पर भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट किया है उसके सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना। तो अगर बात करें गाइस, तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली होते हैं टू टाइप्स के। एक होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये क्या है, तो अगर हम देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेकिंग पार्ट कर रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शन में, अगर उसका नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाए तो उस केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द नंबर ऑफ atoms of elements participating in a chemical reaction, है ना, in both sides are equal। अगर दोनों साइड में एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए उसे बोलेंगे, उस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की गाइस, तो हमारे पास हाइड्रोजन का 2 एटम है ना। अगर ऑक्सीजन के बारे में देखें तो ऑक्सीजन का भी 2 एटम है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का, और ऑक्सीजन का भी 2 एटम। जब हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में देखिएगा गाइस, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 2 एटम तो है, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है। तो इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड का जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट का वो सेम नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो उस केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम सेम ना हो तो उस केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम यूं ही ना छोड़ दें, अनबैलेंस्ड को करना होगा हमें बैलेंस, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को करना होगा बैलेंस। हम यहाँ बैलेंस करके देखते हैं, अभी भी आपको समझाएंगे भी बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का था कितना, 2 एटम, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 एटम, बहुत सही। ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ तो है, बट यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 1 एटम है। क्या करेंगे गाइस, हमको तो पहले ऑक्सीजन इधर भी 2 करना होगा। एक चीज का विशेष ख्याल रखें कि आप कुछ भी नंबर ऐड करना चाहिएगा अगर केमिकल इक्वेशन में, तो कभी भी हम नीचे ना लगाएं। ऐसा नहीं कि अगर हमको यहाँ ऑक्सीजन 2 करना था तो हम ऑक्सीजन के नीचे 2 लगाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ये बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। कभी भी हम नीचे नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं?
अगर हम नीचे लगाए कोई भी नंबर तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हम 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें जो भी मल्टीप्लाई करना होगा पूरा का पूरा प्रोडक्ट में करना होगा। तो हम यहां अगर करें तो अगर हम 2 यहां लगाए तो अब देखिए गाइस हाइड्रोजन कितना हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2, ऑक्सीजन तो 2 आ गया 2 इंटू 1, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2 टू जा 4, तो यहां पर भी हमें हाइड्रोजन को 4 कर देना होगा, है ना। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, है ना। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्यों करें बैलेंस, ठीक तो था पहले से ही, जरूरी थोड़ी ना कि हम इसे बैलेंस करके ही, लेकिन जरूरी है गाइस। एक क्वेश्चन है हमारा आपके एनसीईआरटी में भी और भी जो पब्लिकेशन होगा उसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें, व्हाई शुड बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नोट कर लो गाइस, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्यों बैलेंस करें केमिकल इक्वेशन को, तो इसके लिए हमें फिर से थोड़ा टाइम मशीन का यूज करके पिछले क्लास में जाना होगा, है ना। पिछले क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उस लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होगा और मास नहीं डिस्ट्रॉय होगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बन सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर हम पहले से जैसे था वैसे ही रहने देते, जैसे पहले था H2 प्लस O2 H2O जो कि अनबैलेंस था केमिकल इक्वेशन, अगर वैसे ही रहने देते तो क्या होता गाइस, देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम था यहां पर, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट, तो 2 था तो 2 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम था, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना 16, तो 2 एटम का 16 इंटू 2 दैट इज 32। अब अगर हम प्रोडक्ट के मास को देखें तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 2 एटम यानी कि 2 यूनिट और ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम था, तो यहां पर 16 यूनिट। अब अगर हम रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करें ओवरऑल तो हमारे पास था 2 यूनिट प्लस 32 यूनिट दैट इज 34 यूनिट, और प्रोडक्ट के मास की बात करें तो 2 यूनिट, ये यू है, 2 यूनिट प्लस 16 यूनिट दैट इज 18 यूनिट, 18 यूनिट। अब अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शन में मास का लॉस हुआ है गाइज, मास का लॉस हुआ है, जो कि इस लॉ को फुलफिल नहीं करता है ना। यही कारण है कि हमें हमेशा केमिकल इक्वेशन को करना होगा बैलेंस, दैट्स व्हाई वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं गाइस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, है ना। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो वैसे तो बहुत टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का, लेकिन हमारे बुक में 4 केमिकल रिएक्शन इंपोर्टेंट दिया गया है। हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम और भी जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 4 जो है हमारा इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हम चारों के बारे में बात कर लें जल्दी। तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नाम से ही स्पष्ट है गाइस कि कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन हो रहा है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अभी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखे थे, पहले से भी फिर से बात करेंगे। कार्बन को बर्न कराए थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2, दो सब्सटेंस था, दो सब्सटेंस क्या किया, मिल करके कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है गाइस। रिएक्शन का नाम क्या होगा, कॉम्बिनेशन। एक और रिएक्शन की अगर हमारी बात करें तो हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना, लाइम वाटर। इसे हम रिएक्ट करा दें CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनेगा क्या हमारे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन विच केमिकल रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस, जरूरी नहीं है कि दो ही सब्सटेंस, 2, 3, 4, 5 सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, रिएक्शन का नाम होगा, केमिकल रिएक्शन का नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। जिस केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के, जिस केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, रिएक्शन का नाम होगा कॉम्बिनेशन। क्लियर है? आगे वाले पे जाए। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन विच केमिकल रिएक्शन वन सब्सटेंस डिकम्पोजेस एंड फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंस। जस्ट इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा। जिस केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, है ना, उस रिएक्शन को कहेंगे क्या, उस रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन। मेरे पास इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है। सपोज करिए मेरे पास है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, इस पर हम सनलाइट पास कराएं, लाइट पास कराएं, सनलाइट कन्वर्ट हो जाएगा ये Ag प्लस Br, है ना। हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, ये डिकम्पोज होकर के वो बन जाएगा H2 प्लस I2, बैलेंस कर लेंगे गाइस, है ना। रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिकम्पोजिशन। एक सब्सटेंस था, डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में बट गया, है ना, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन। क्लियर है? अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी बेसिकली 3 टाइप्स में बांटा गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बेसिकली 3 टाइप्स में बांटा गया है ना। कौन कौन सा है? तो हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन को हम बांट सकते हैं 3 सब टाइप्स में, जो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब ये समझ लेते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान चीज है, समझते हैं। डिकम्पोजिशन हमने क्या बोला था? डिकम्पोजिशन बोला था कि एक सब्सटेंस का डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, है ना। तो उसको हम लोग बोले थे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन विच केमिकल रिएक्शन वन सब्सटेंस डिकम्पोजेज एंड फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंस, है ना। तो डिकम्पोजिशन कैसे होगा? तो डिकम्पोजिशन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। जैसे क्या, हीट देना होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास कराना होगा या फिर लाइट पास कराना होगा। तो अगर हीट के कारण डिकम्पोजिशन हुआ तो उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के कारण हुआ तो थर्मल, इलेक्ट्रिक करंट के कारण डिकम्पोजिशन हुआ तो बोले इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और अगर सनलाइट के कारण या लाइट के कारण डिकम्पोजिशन हुआ तो उसे बोले फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बोलिएगा सर एक एग्जांपल देके बताइए, हम बोलते जरूर। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। पहले ही हमने बोल दिया है किसके कारण, हीट के कारण, यानी कि हीट देना होगा हमें, है ना। हीट देंगे तो ये कुछ हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल है। आप क्या करिए कि हमारे पास एक सब्सटेंस है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना, केमिकल नेम इसका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जनरल नेम है जिप्सम। सीमेंट फैक्ट्री में यूज होता है गाइस, मेटल एंड नॉन मेटल में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, और एसिड बेस साल्ट का भी साइड लास्ट टॉपिक यही है ना। इसे हम हीट दें कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना।
तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हीट देने के बाद टूटेगा, टूट करके बनाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉक, और 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो जाएंगे, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो जाएंगे, है ना। किसके कारण डिकम्पोजिशन हो रहा है? एक सब्सटेंस था हमारे पास जिप्सम, हीट देने के बाद डिकम्पोज होकर के बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, H2O है, और 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो डिकम्पोजिशन हुआ किसके कारण? हीट के कारण। इस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो है ही, लेकिन हो रहा है बेसिकली हीट के कारण, इसलिए इसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण डिकम्पोजिशन होगा। हमारे पास एक रिएक्शन है, इसका भी एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम, इस पर अगर हम करंट पास कराएं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, तो हमारे पास बनेगा क्या? बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन। डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? नेक्स्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका भी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। फोटोकेमिकल, अभी बोले क्या, सिल्वर ब्रोमाइड था हमारे पास AgBr, है ना, AgBr, उस पर हम सनलाइट पास कराए, लाइट पास कराने के बाद ये टूट गया Ag प्लस Br, Ag प्लस Br, है ना। रिएक्शन का नाम हुआ क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके कारण हो रहा था? तो फोटो यानी कि लाइट के कारण, फोटो को लाइट बोलते हैं, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन का नाम। अभी हमने बात किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी नाम से स्पष्ट है, डिस्प्लेस, यानी कि एक सब्सटेंस की जगह दूसरा सब्सटेंस आ जाएगा, यानी कि दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा, नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन विच केमिकल रिएक्शन वन सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अनदर सब्सटेंस इज नोन एज, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब कैसे होगा? तो हमारे पास एक सब्सटेंस है H2SO4, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसका जनरल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। उसे हम रिएक्ट करा दे इसके साथ, जिंक के साथ, Zn के साथ, फॉर्म करेगा क्या? फॉर्म करेगा ZnSO4, और H2 बेचारे डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना। H2 पहले से सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, SO4 के साथ, है ना। जिंक नाम का एक शख्स आया, फॉर्म कर लिया ZnSO4, और H2 बाहर हो गए, है ना। इस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले क्यों H2 को जिंक क्यों कर पाया? सवाल ये उठता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मॉडिफाई करके एक बार याद करना होगा। बोलते हैं इन विच केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर दे, उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे, रिएक्शन को बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से कम, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को, कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। अब बोलो कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है भाई? तो इसके लिए आपको याद करना होगा रिएक्टिविटी सीरीज, आपके बुक में दिया गया है। आप एक बार रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम देखते हैं कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जिंक जो है हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सपोज करो कि आप और आपके एक फ्रेंड हो, बहुत पुरानी गहरी दोस्ती हो,
है ना, गहरी दोस्ती हो पहले से, एक नया बंदा आया है ना, ज्यादा अट्रैक्टिव आपसे, अब यहाँ ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ बोलते हैं आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बोलेंगे सर? तो बढ़िया कपड़ा, बढ़िया फोन, बढ़िया गाड़ी, है ना, ड्यूक से चला आया आपके क्लास में, है ना, क्या करेगा? आपका जो पुराना वाला दोस्त था, एकदम गहरी दोस्ती, है ना, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, इसे उठा करके लेके चल जाएगा, बना लेगा डीप सल्फेट, और आप जो थे बेचारे फिर से अकेले रिएक्शन को बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, ज्यादा रिएक्टिव अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, है ना, रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा सा नाम से स्पष्ट नहीं बता सकते, इसका तो समझ लीजिए कि नाम में कॉम्बिनेशन है तो कंबाइन होगा, डिकम्पोजिशन है तो डिकम्पोज हो रहा होगा, डिस्प्लेस हो रहा होगा, इसके नाम से नहीं बता सकते। अरे वो तो इसे कैसे समझेंगे गाइस? इसे बोलेंगे वैसा केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपोर्टेंट है ये, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें शेयरिंग ऑफ आयंस होगा। अब आयंस क्या होता है? आयंस पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में कि आयंस बेसिकली दो तरह का होता था, एक होता था पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसे कैटायन बोलते हैं, और एक होता था हमारा निगेटिवली चार्ज आयन जिसे हम लोग बोलते थे एनायन, है ना। पॉजिटिवली चार्ज आयन कब फॉर्म होता था? जब कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो उसके ऊपर आ जाता था पॉजिटिवली चार्ज आयन, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करे उसके ऊपर आ जाता था निगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायन। सपोज करो हमारे पास है सोडियम, है ना, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, रिएक्ट किया, बन गया, क्या बन गया? नीचे लिख देते हैं, बनता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, है ना, बैलेंस कर दिया हमने, इधर भी सोडियम 2 क्लोरीन 2 तो 2NaCl और बेरियम सल्फेट। अब देखो गाइस हो क्या रहा है कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज? सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, है ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने पर आ जाएगा इसके ऊपर प्लस चार्ज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट में 2, अगले ऑर्बिट में 8, फिर अगले वाले ऑर्बिट में 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे भाई साहब तो आ जाएगा इस पर कौन सा चार्ज? माइनस, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज होकर के कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन को बोलेंगे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। जिस केमिकल रिएक्शन में शेयरिंग ऑफ आयंस के कारण कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें।